नहीं होता है। मैं अभी लगाई हूँ लेकिन रात में 3 बजे बजेगा। ठीक है, इतना प्रॉब्लम हुआ तो हम, लेकिन हम सो रहे ना, इतना नींद आ रहा था, हम बोल के सो रहे, अल्लाह मेरे को 3 बजे नींद टूट जाए ना तो मेरे क्लास तंग हो जाए। लेकिन देखो तो हम एग्जैक्ट 5 मिनट पहले नींद टूट गई। ये तो क्लास से स्टार्ट करने में मतलब ये होता है, क्लास कब का स्टार्ट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हम अमेंडमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारा टॉपिक ये वाला लास्ट है, कल मैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करूंगी। ज्यादा टॉपिक जल्दी 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 कंप्लीट करूंगी क्योंकि फिर रिवीजन भी कराना है तुम लोगों को। कहाँ गया कहाँ गया। कल हाई कोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ था ना, करवा दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। बोला कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। 1 मिनट 1 मिनट लक्ष्मी, जो क्लास बंद हो जाएगा। देखो, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है ना। तो क्या चेंज करना है ना, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगी? अगर हम तुमसे कोई पूछे कि अमेंडमेंट है जो, कोई एक खाने तो बस मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक चीज दिखाती हूँ। ये नहीं है, यही वाला पेज था, ठीक। अच्छा, अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगी? आर्टिकल 368। अगर तुमसे पूछे, चली गई का क्या ये लक्ष्मी? हेलो, स्किन है ना? हाँ, ठीक। क्योंकि प्रॉब्लम दे रही है। अब जब तक हम लोग फ्लाइट नहीं चेंज करेंगे ना लक्ष्मी, तब तक हमें ना वाईफाई नहीं लगा पाएंगे। अब मुझे फ्लाइट मिल नहीं रही है, यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। हम बोले बहुत सारे, मेरे यहाँ पे कजन रहते हैं, उनको भी बोले, अपनी खाला सबको बोले कि फ्लाइट हम लोग को दिलवा दीजिए, लेकिन मिल नहीं रहा। ठीक है, आर्टिकल 368 में बोला गया है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अब कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको चेंज लाना है तो आप चेंज ला सकते हैं। तो क्या ये चेंज जो किया जाता है, अमेंडमेंट जो किया जाता है, जो चेंज किया जाता है, क्या ये बहुत ही इजी है या फ्लैक्सिबल या रिजिड? नहीं, इंडिया में जो अमेंडमेंट किया जाता है ना, जो चेंज किया जाता है ना, वो दोनों है, रिजिड है, रिजिड। कुछ रिजिड है, कुछ फ्लैक्सिबल है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज ऐसे हैं जिसको आप फौरन चेंज कर सकते हैं, जो कि फ्लैक्सिबल है, ठीक है। जो कि सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, बल्कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना। 2/3 मेजोरिटी यानी रिजिट है। जैसे तुम प्रेसिडेंट का हम लोग पढ़े थे, या सुप्रीम कोर्ट का हम लोग पढ़े हैं कि उनको, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का तरीका कितना हार्ड है ना। उसके बाद तुम देखो कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का तरीका कितना रिजिड है ना। उतना प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर बीच में कमेटी वगैरह ये है ना, तो वो रिजिड है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर दोनों है, रिजिड भी है, फ्लैक्सिबल भी है। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पार्ट है जिसको आप इजिली फ्लैक्सिबली तरीका से चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, रिजिड है, रिजिड। तो क्या आप बताइए भाई कि जो अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आप कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कीजिएगा? इधर हाउस, इधर हाउस ऑफ द, इधर इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है, या तो तुम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकती हो या राज्यसभा में, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो कहीं पर भी अमेंडमेंट करना है भाई, आप कर लो, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या राज्यसभा, ठीक ना। यानी पार्लियामेंट में ही आपको करना है। पार्लियामेंट का 2 हाउस है, एक हाउस का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मैं ऊपर चलती हूँ, ठीक है। आरसी नहीं आई आज, सुषमा तो चलो वहां गई ना।
अच्छा, अमेंडमेंट का देखो और भी इफेक्टिव मेजोरिटी ये वो, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते। जब नहीं आते तो हमको उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज कि हम लोग अमेंडमेंट पढ़े तो थोड़ा हम लोग को ये पढ़ना भी है। ऐसे अगर तुम देखो तो अमेंडमेंट कितने तरीके से होता है, तो भाई 3 तरीके से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है ना। अमेंडमेंट इसके अंदर भी आएगा इफेक्टिव मेजोरिटी ये वो, लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ना, वो तो यूपीएससी का सिलेबस है और ये भी अभी तक एग्जाम में उतना आया नहीं, तो मैं क्यों। लेकिन हाँ, अमेंडमेंट पढ़े तो हमको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। 3 टाइप से अमेंडमेंट किया जाता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से। मान लो कि लोकसभा, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ ना, लोकसभा लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 543। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब ना मान लो कि तुमको ना कोई बिल पास करवाना है ना, कोई बिल मतलब कोई बिल में चेंजिंग लाना है, कुछ अमेंडमेंट करना है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हाउस में पूरा लोग आए हैं नहीं आए, मान लो कि कितने लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, है ना। 200 लोग हाउस में है, पूरे मेंबर नहीं आए हैं बल्कि 200 ही आए हैं। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, 50% मेजोरिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट हाउस में कितने मेंबर प्रेजेंट है ना, 200 है, और इनका हमको इनसे हम लोगों को क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए कितना, 50%। तो 50% मेजोरिटी कैसे मिलेगा, क्या 100 कर देंगे और 100 लोगों ने साइन कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। 99 लोग प्लस 101, तब ये हुआ 50% मेजोरिटी। ठीक है, यानी 101 लोगों ने साइन किया अमेंडमेंट के लिए और 99 लोगों ने नहीं किया सपोर्ट। ठीक है, इसी को बोले 50। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 100 मान लो कि हाउस में 100 लोग आए है ना, 100 ही लोग आए हैं मेंबर। 100 मेंबर में से तुमको कितना नंबर चाहिए, 51 मेंबर का साइन चाहिए। ठीक है, अगर 51 मेंबर साइन कर देता है यानी तुमको 50% मेजोरिटी मिल गया। ठीक है, उसके बाद बोला स्पेशल मेजोरिटी अपन, मेजोरिटी टोटल मेंबर 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी तुमको चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। ये सब प्रोसेस बहुत हार्ड है, इसके अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी वगैरह भी आएगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि मेंबर जितने भी हाउस है, यहाँ पे क्या 100 लोग है ना, 100 लोग, तो तुमको 2/3 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा है, तब जाके तुम्हारा 2/3 मेजोरिटी हो। ठीक है, पहला में 50% मेजोरिटी, दूसरा में जो स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी। एक और होता है तीसरा जो अमेंडमेंट का नाम है, उसका नाम है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है ना, स्पेशल मेजोरिटी अप्रूव बाय हाफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एक तो स्पेशल मेजोरिटी भी लग रहा है और साथ में स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए, स्टेट का भी हाफ अप्रूवल चाहिए। मतलब कि तुम्हारा कि सेंटर ने कोई लॉ लाया, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है, तो हाफ स्टेट का रेटिफिका, स्टेट आके रोक लगाएगा, आधा स्टेट जो है तुम्हारा सहमति दे दिया कि नहीं नहीं हम इस बिल के सपोर्ट में है, आधा स्टेट दे दिया, आधा स्टेट नहीं दिया, आधा स्टेट का ही मुझे चाहिए बस, ज्यादा नहीं। हाफ स्टेट लेजिस्लेचर, आधा स्टेट लेजिस्लेचर में मिल गया ना तो हमको हो गया मेरा पास हो गया। 3 तरह का याद करो, बस तुमको टैप याद करना है। 3 टैप की अमेंडमेंट है, स्पेशल मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी है ना, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो स्टेट रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आधा स्टेट है ना, आधा स्टेट का तुमको क्या चाहिए, आधा स्टेट का अप्रूवल चाहिए, है ना। इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट। ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा क्या है कि आधा स्टेट बोला कि हाँ हम गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई तो 2/3 मेजोरिटी हो गया, प्लस हाफ स्टेट, प्लस हाफ स्टेट का हामी चाहिए, है ना। तब कोई बिल मतलब कोई बिल आ रही है उसमें सेंटर और गवर्नमेंट दोनों ही, सॉरी सेंटर स्टेट दोनों ही इन्वॉल्व है ना, दोनों का सहमति भी लेना जरूरी है। तो पहले क्या करेगा, 2/3 मेजोरिटी पास करवा लिया पार्लियामेंट में। अब स्टेट का चाहिए कि स्टेट भाई हाफ स्टेट आके कम से कम उसको सहमति देना पड़ेगा, और हाफ स्टेट आके सहमति दे दिया, हो गया बिल पास हो गया। ठीक है,
ये हो गया। ठीक है ना। अब जो याद करना ना इसको गार्ड में एग्जाम में आया हुआ, एक एक पॉइंट आया हुआ एग्जाम में। ठीक है ना। फर्स्ट हम अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं लाई। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट छूट गया तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी। ठीक है। बाकी ये अमेंडमेंट तुम लोग, मैं इसलिए कम लाई ना कि तुम उसको रट लो, रट लो, मतलब रट्टा जैसा बोला था, रट लो, इसमें से क्वेश्चन आता है। चलो आ जाओ। फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था भाई? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। क्या किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में? 9th शेड्यूल ऐड। देखो भाई ये दो तरह का, चाहे तुम ये पूरा लाइनिंग याद करो, चाहे ये याद करो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम लोगों का मर्जी तो छोटा याद करो, कोई भी जरूरत नहीं, जो रेड वाला बस वही याद करो। ठीक है। देखो क्या बोल रहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या किया गया था? 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम जुडिशियल लॉ। मैं बता रही हूँ ये ना 9 अमेंडमेंट पता है क्या है? एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा बॉक्स है कि अगर इसके अंदर किसी पर्सन को हम डाल देंगे ना, नहीं ऐसे नहीं बताएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो कि ये 9th शेड्यूल है। ठीक है ना। मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई पॉलिसी लाई, कोई लॉ लाया, कोई बिल लाया। ठीक है। कोई लॉ लाता है, चलो ठीक है। लॉ ला के अगर इसके अंदर डाल देगा ना, हम पहले मैं पूरा अच्छे से स्टोरी सुनाती हूँ। देखो इंडिया में क्या है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेचर लाता है या एग्जीक्यूटिव लाता है तो जुडिशरी उसको क्या करती है? जुडिशरी उसको रिव्यू करती है। ऐसा कहानी है कि नहीं बताओ, मैं पढ़ाई हूँ कि नहीं? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है ना, है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सुनो, गवर्नमेंट लाती है लैंड रिफॉर्म एक्ट। गवर्नमेंट लाती है लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक ना। गवर्नमेंट लाती है लैंड रिफॉर्म एक्ट। अगर अब बोला जाता है कि अगर किसी चीज को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा ना तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 9th शेड्यूल को लाया गया था ना, क्यों लाया गया था? 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, मतलब पहला अमेंडमेंट में क्या किया गया था? 9th शेड्यूल को लाया गया था। अब बोला गया कि ये जो 9th शेड्यूल ऐसा है ना कि अगर इसके अंदर हम कुछ किसी भी चीज को डाल देंगे ना तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का यहाँ पे पावर नहीं चलेगा, जुडिशरी को टच भी नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 9th शेड्यूल को लाया। ठीक है। और लाकर क्या किया, इसके अंदर डाल दिया लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या है मैं बता दूं। ठीक है। लैंड रिफॉर्म डाल दिया। ओके। अब देखो नाइन्थ शेड्यूल के अंदर तुम्हारा लैंड रिफॉर्म है। ठीक है ना। अब लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल क्यों लाया था? क्योंकि लैंड रिफॉर्म को हमको प्रोटेक्शन देना है। किस चीज से? जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू से क्या देना है? प्रोटेक्शन देना है। याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था बिकॉज के लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्शन देना था। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डब्बा है, ये क्या है, 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है कि अगर कोई चीज अगर उसके अंदर हम डाल देते हैं, गवर्नमेंट ला कर डाल देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। तो इसका स्टोरी देख लो, लैंड रिफॉर्म क्यों आया था, 9th शेड्यूल क्यों आया था? प्रोटेक्शन करने के लिए। किससे प्रोटेक्शन करने के लिए भाई? किससे प्रोटेक्शन करने के लिए? जुडिशियल रिव्यू से। 9th शेड्यूल को क्यों 9th शेड्यूल आया था? लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है। इससे प्रोटेक्शन देने के लिए। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 समझ में आया कि नहीं? क्या बोला गया कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 9th शेड्यूल आया। ठीक है ना। क्यों आया भाई? क्योंकि लैंड रिफॉर्म को हमको प्रोटेक्शन देना था। किससे? जुडिशियल रिव्यू से। तो लैंड रिफॉर्म है क्या? चलो मैं एक बार बता देती हूँ क्या है। जैसे बोला गया कि कोई भी पहले पहले हुआ करते थे जमींदार, हमको जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। पहले हुआ करते थे जमींदार, लैंड बड़े बड़े तुम्हारे क्या नाम है, जमींदार हुआ करते थे, है ना। और क्या बोला था वो जमींदार, जिसके पास, हाँ, राजा रजवाड़ा लोग पास बहुत बहुत जमीन हुआ करता था, है ना। तो जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिया को आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम एक एक्ट लाएंगे, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बस जिसके पास जितना भी जमीन है कोई बात नहीं है, रखो, सारा गवर्नमेंट ले लेगी, सिर्फ 30 एकड़ जमीन वो रखेंगे, सिर्फ 30 एकड़ जमीन जो है वो पर्सन रखेंगे, और बाकी 30 एकड़ के बाद जो भी जमीन रहेगी ना, गवर्नमेंट उसको ले लेगी और उस जमीन से वो गरीब लोगों का वेलफेयर करेगी। जवाहरलाल नेहरू बोले थे ये बात। लैंड रिफॉर्म एक्ट क्यों आया था कि
कोई भी जमींदार, बड़ा बड़ा राजा, नवाब है ना, उन लोगों का जो जमीन है, ठीक है ना, तो उनसे हम क्या करेंगे, उनको देंगे 30 एकड़ जमीन रखो, और 30 एकड़ के बाद जो जमीन होगा ना, वो गवर्नमेंट की होगी, और गवर्नमेंट उससे लोगों का वेलफेयर करेगी। ठीक है, तो अब राइट टू प्रॉपर्टी देख लो, 1951 है, हम क्या कल पढ़ाए थे कि 1978 तक का राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या था, फंडामेंटल राइट। तो उस टाइम लोगों का फंडामेंटल राइट तो वॉल्यूशन हुआ ना, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो तुम्हारा एक ये है, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट था। तो अब जाएगा कोर्ट, तो कोर्ट तो आएगा जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, ठीक है, हम लैंड रिफॉर्म देखेंगे कि लोगों का फंडामेंटल राइट तो कहीं वायलेशन नहीं ना, वायलेशन तो नहीं हो रहा तो हम लैंड रिफॉर्म एक्ट को बोल देंगे वायलेट है, नलाफाइड है ना, या तुम्हारा इनवैलिड है। बस ये लोग बड़ा चालाक था गवर्नमेंट कि हम तो लैंड रिफॉर्म एक्ट ला दिए हैं, और अब लोग तो जाएंगे कोर्ट, है ना, तो ये जुडिशियल रिव्यू करने के लिए आएगा कोर्ट, और जब जुडिशियल रिव्यू करने लाए तो लैंड रिफॉर्म एक्ट खत्म कर देगा ये लोग, है ना, इनवैलिड बोल देगा। तो क्यों ना इसको हम लोग एक अमेंडमेंट करते हैं, है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, और उसमें एक 9th शेड्यूल लाते हैं, है ना, और 9th शेड्यूल के अंदर बोल देंगे कि इसके अंदर अगर कोई चीज भी रहेगा तो जुडिशरी इसको चेक नहीं कर सकती है, इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने 9th शेड्यूल लाया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू, और इसके अंदर डाल दिया लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्यों? ताकि जुडिशियल रिव्यू से ये प्रोटेक्ट रहे गवर्नमेंट। समझ में आ गया ना पूरा स्टोरी। सेवंथ अमेंडमेंट है ना, सेवंथ अमेंडमेंट 1956, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला तो समझ में आ गया, चलो अभी इधर देखते हैं। नहीं बेटा छोड़ दो। सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में क्या बोला गया, देखो, पहले जो इंडिया थी ना, वो ऐसे नहीं थी, 28 स्टेट नहीं था, ऐसे करके नहीं था, ठीक है ना। पहले इंडिया ए बी सी डी स्टेट था, ए बी सी डी, ए के अंदर इतने स्टेट, बी के अंदर इस तरह का था, तो इसको खत्म किया गया। एबोलिशन ऑफ ओल्ड स्टेट क्लासिफिकेशन, रिमूव ए बी सी डी पार्ट, जो भी था इस तरह का जो सिस्टम था ना स्टेट को बांटने का, ए बी सी डी करके, उसको खत्म किया गया। ठीक है, और क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया, मतलब अब स्टेट रहेंगे, है ना, स्टेट। तो 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ पर ही यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, सेवंथ सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में 3 चीज हुआ, एक तो एबीसीडी को खत्म किया गया, और स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरा, तीसरा चीज क्या था कि ये देखो तुम्हारा, हाँ, ये पहले क्वेश्चन आई हुई, ठीक है ना। एक देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, ए लॉ, वन कोर्ट फॉर टू ए मोर स्टेट, है ना। एक कॉमन हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट रहेगा, एक तुमको पता है ना, हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है, जैसे कोलकाता का हाई कोर्ट, है ना, पटना हाई कोर्ट सुनी होगी। तो बोला है ना, लेकिन बोला है कि एक ऐसा भी हाई कोर्ट, वो स्टेट का हाई कोर्ट होता है, लेकिन एक ऐसा भी हाई कॉमन हाई कोर्ट होगा, मान लो कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता का हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट, तो वो दूसरे स्टेट को भी जुरिडिक्शन के अंदर आएगा। जैसे पंजाब और चंडीगढ़ में एक ही हाई कोर्ट मिलेगा, तो तुमको ये कौन सा स्टेट था जो मैं माइंड मिलेंगे, अच्छा, पंजाब चंडीगढ़ तो था, एक और भी था कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट स्टेट ऑफ इंडिया का, मेरी मैं पढ़ी थी, मेरे माइंड से निकल रहा, रुक जाओ, क्या स्टेट था नाम, वेस्ट बंगाल में तो कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, पटना में पटना हाई कोर्ट हो गया, है ना, लेकिन कॉमन हाई कोर्ट था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं पढ़ी थी, इतना दिमाग दिमाग कुछ हो जा रहा था कि मैं भूल जा रही हूँ, एक मिनट। बोले कि इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट, है ना। 20 स्टेट में 25 स्टेट ऐसा है जहाँ पे इंडिविजुअल हाई कोर्ट है, ठीक है, लेकिन 3 स्टेट मतलब और ऐसा स्टेट है जो कि एक कॉमन हाई कोर्ट, जैसे मुंबई हाई कोर्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे पहले समझ लो, उसके बाद में बता देती हूँ। बोला कि सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में ये बोला गया कि एक हाई कोर्ट दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए उसका जुरिडिक्शन हो सकता है। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज का एग्जांपल दे रही हूँ, अभी जो प्रेजेंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे तुम मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट, अब आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना लक्ष्मी, हेलो, रुक रुक के आ रहा, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैं इसको बंद ही थोड़ा सा, ठीक है रहने दो।
ये तो आवाज नहीं आएगा तो बोलना तुम, है ना, ठीक है ना। अब देखो तो आ रही क्लियर, हेलो, ठीक है ना, हाँ समझना, ठीक है ना, समझना अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, नहीं समझोगे, नहीं आवाज आएगा तो मुझे बोलो कि दीदी आवाज नहीं आ रहा, तो मैं देखूंगी क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। आ जाओ। बोला कि जैसे मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, तो मुंबई हाई कोर्ट एक कॉमन हाई कोर्ट है। बोल एक एक हाई कोर्ट में बहुत सारा है, जैसे महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र का भी कुछ होगा तो तुम्हारा यही, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, है ना, और एक और भी इसके अंदर आएगा, जैसे दादरा नादरा हवेली, दमन एंड दीव, इसके अंदर सब आएगा, मैं नहीं देती हूँ। एक तो हो गया महाराष्ट्र एंड गोवा, और दादरा दादरा एंड नागरा हवेली, ये लोग यूनियन टेरिटरीज है ना, और एक हो गया दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है। ये चार चार देख लो, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, है ना, यूनियन टेरिटरीज स्टेट, तुम देख लियो, एक हाई कोर्ट है और यहाँ चार जगह है ना, चार चार जगह पे अपना जुरिडिक्शन रखी हुई है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो ये सेवंथ अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट 1956 के थ्रू हुआ था, ठीक है ना। कॉमन हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट, दो या दो से ज्यादा स्टेट में हो सकते हैं, मतलब एक हाई कोर्ट, इसका पावर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इनको कुछ हुआ महाराष्ट्र में तो अगर हाई कोर्ट जाना तो मुंबई हाई कोर्ट, गोवा का भी मुंबई हाई कोर्ट, दादरा नदी हाई कोर्ट, दामन दीव हाई कोर्ट, ठीक है ना। याद करना, मुंबई हाई कोर्ट में चार है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसी तरह है, कोलकाता हाई कोर्ट में भी, कोलकाता में नहीं आएगा, आज देखते कौन कौन आएगा कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता, हाँ, कोलकाता में अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल तो आएगा ही भाई, और अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, ठीक है, ये आएगा। और गुवाहाटी में भी आएगा तुम्हारा, गुवाहाटी में, यहाँ लिख देती हूँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट, पूरा भर गया ना, मीटर मीटर, चलो बड़ा बड़ा मेहरबानी हो गया कि मीटर, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्चुअली मुझे ना पेन चेंज करनी नहीं आ रही है, तो मेरा अच्छा ही है वाला चेंज में आएगा, ठीक होगा, ठीक है। चलो, मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, और एक हो गया तुम्हारा गुवाहाटी। ये सब पता कौन एग्जाम में आता है, जैसे तुम सीजीएल वगैरह एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ ये सब पूछता है कि मुंबई हाई कोर्ट कौन ऐसा इनमें से कोर्ट है जो कॉमन हाई कोर्ट है, ऐसे करके। अच्छा, गोवा हाई कोर्ट देखो क्या बोल रहा हूँ, गोवा हाई कोर्ट, याद भी करना ये सब, गोवा हाई कोर्ट में आ जाएगा तुम्हारा आसाम, ठीक है, नागालैंड, चार्ज लगा रही थी, यहाँ क्यों नहीं रही है चार्ज, नागालैंड, आसाम, है ना, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, PRADES प्रदेश। तो ये वाला सिस्टम कब आया, कब आया, एक हाई कोर्ट कॉमन जुडिक्शन रख सकता है, कब, सेवंथ अमेंडमेंट 1956 में, याद रखो, मैं एक एक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 10th अमेंडमेंट में क्या हुआ, 1961 में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ तुम लोग प्रीवियस, सारा ही प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैं प्रीवियस से नहीं बनाई थी, ये मैं पहले ही बनाई थी, तुम लोग को भूल गए थे अगला बार कराने के लिए, लेकिन देख रहे हो इस बार इससे क्वेश्चन आया हुआ, मैं ऐसे कराई हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं कराई हूँ ये भी, ठीक है ना। 10th अमेंडमेंट में इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वन पढ़ाई, सेवन पढ़ाई, अब 10 पढ़ाई हूँ। 10th अमेंडमेंट 1961 में क्या हुआ, दादरा एंड नागरा हवेली को यूनियन टेरिटरी बोला गया, एज ए यूनियन टेरिटरी इंक्लूड किया गया, ठीक है। 1962 में क्या किया, 12th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, 12th अमेंडमेंट में गोवा एंड दमन एंड दीव को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। 30 अमेंडमेंट 1962 में नागालैंड को बनाया गया था, ये एज ए स्टेट बना था, ठीक है। किसके अंदर, नागा पीपल के साथ कन्वेंशन करके बना नागालैंड, 1962 में, कौन सा अमेंड,
कौन से अमेंडमेंट? 13। देखो 10, 12, 13 हम लोग अभी पढ़े 1, 7, 10, 12, 13। ठीक है, 10 में क्या है? दादरा एंड नागरा, और 12 में क्या है? गोवा एंड दमन एंड दीव, और 13 में क्या है तुम्हारा? नागालैंड। ठीक है, 14 में क्या है भाई? देखो मैं इसको हाईलाइट नहीं की, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 में 1962 है, देख लो। इंक्लूड पौंडीचेरी एज यूनियन टेरिटरी, पौंडीचेरी को एज यूनियन टेरिटरी इंक्लूड किया गया था, और लेजिस्लेचर प्रोविजन ऑफ फॉर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अदर। ये अगर ना भी याद करो कि हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और त्रिपुरा में लेजिस्लेचर का प्रोविजन दिया गया था कि अब यहाँ पर लेजिस्लेचर होगा, है ना, ये बोला गया था। 14 अमेंडमेंट 1962 में एक तो तुम्हारा पौंडीचेरी को एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एनवर्समेंट किया गया, और दूसरा बोला गया कि जो हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा, वहां पे लेजिस्लेचर होंगे, लेजिस्लेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार की है, पीवाई की क्वेश्चन है तुम्हारा। 15 अमेंडमेंट 1963 में हाई कोर्ट का जज, मैं ये रखी हूँ वहां पर भी, मेरा हाई कोर्ट वाला में पोस्ट में, हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट, तुमको पता होगा, कल तो मैं पढ़ाई थी, नहीं बोला, हाँ, हाई कोर्ट के जज कल पढ़ाई थी मैं, है ना। हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का एज क्या है? बोलो। 62। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का 65, है ना, ठीक बोल रही ना? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि 62 पहले था क्या? नहीं, पहले 60 था, लेकिन बढ़ाकर इसको 62 कर दिया गया। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको बढ़ाया गया था? तो 5th अमेंडमेंट 1963 के अकॉर्डिंग 60 से 62 कर दिया गया था हाई कोर्ट के जज का एज, रिटायरमेंट का एज। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रिवीजन करेंगे और उसके बाद ही आगे जाएंगे। अच्छा, रिवीजन बाद में करते हैं। आ जाओ, ऐसे तुम लोग एक बार बताओ, 1 में क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, 1 में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था, लैंड शेड्यूल को ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए जुडिशियल रिव्यू से। एक नंबर। 7th अमेंडमेंट में क्या था बताओ? 7 में क्या था? 7 अमेंडमेंट में कॉमन हाई कोर्ट, हाँ, एबीसीडी को खत्म करना और स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे तुमको? 12 पढ़ाए थे। 12 में क्या था? दमन एंड दीव, नहीं दमन एंड दीव नहीं, दादरा नागरा हवेली। देख लो, आ चलते ओके, सॉरी मैं ही 10th में, हाँ, 10th 1961 में दादरा एंड नागरा हवेली, हाँ ठीक बोली, हमको लग रहा था 12 भी 18 नहीं है, इस वजह से मैं सोचा, ठीक है ना। और 12 क्या है बताओ? 12 में अरे देखो क्या टिपा गया, रुको, ये ना पता है क्या हो रहा है। हाँ, गोवा एंड दमन दीव। और 13 में क्या था? 14 में क्या था? नहीं, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब में लेजिस्लेचर का प्रोविजन रखा गया। पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी कब बनी? तो 13 अमेंडमेंट 1963, सॉरी 1962, है ना, 1962 है, देख लो, है ना, कहाँ गया? ओहो, 14 है, सॉरी, 14 अमेंडमेंट 1962, पौंडीचेरी को एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और यहाँ से फिर ये अलग है, लेजिस्लेचर प्रोविजन हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए बनाया गया, ठीक है, अलग है ये वाला, ठीक है। और ये देखो 15 अमेंडमेंट 1963 में क्या किया गया? मतलब पूरा एक क्लैंटर से, सिर्फ 10 के बाद 11 गैप है ना, 10 के बाद 11 गैप है, बाकी सब तुम्हारा लैंड से है। हम अभी फिर एक बार हम लोग रिविजन करेंगे, है ना। 1 के बाद 7, 7 के बाद पूरा 11 छोड़ के पूरा 15 तक है ना। और लास्ट में हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज जो है वो इंक्रीज किया गया था 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963 में, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? ये तो इतना इंडिविजुअल क्वेश्चन आती है। 21 अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। तुम लोगों को पता है ना 8th शेड्यूल किसके साथ डील करती है? जल्दी से बताओ। लैंग्वेज के साथ,
है ना, लैंग्वेज के साथ डील करती है, तो उसमें लैंग्वेज है ना। तो बोला कि 21 अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया 8 शेड्यूल में, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 22 अमेंडमेंट 1969 में क्रिएट किया गया ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय। मेघालय को आसाम के अंदर से निकाल के मेघालय स्टेट बना, ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय बना, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। कब बना भाई, कब बना मेघालय, कब बना 1960 में, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट, 22 अमेंडमेंट। 24 आसाम के अंदर बोला है ना। 24th अमेंडमेंट 1971 में गिव पार्लियामेंट, अच्छा ये वाला मैं हाईलाइट नहीं की, लेकिन ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मैं तुम लोग को यहाँ पे कहानी बताती हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। मैं तुम लोग को वो वाला स्टोरी पढ़ाऊंगी ना, जब केस वाला, वो इसमें नहीं है, वो ये वाला चैप्टर में नहीं है, वो जब पंचायत राज वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगी ना, उसमें वो वाला है तुम्हारा केस, लैंडमार्क जस्टिस, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 24 अमेंडमेंट 1971 में बोलता है कि पार्लियामेंट को पूरा पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को और फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है, ठीक है। मैं तुम लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, केशवानंदा भारती केस, उसके बाद गोलकनाथ केस, याद है कि गोलकनाथ केस आया। एक मिनट, कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, गोलकनाथ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बोलता है कि नहीं, जहाँ पे पार्लियामेंट को पावर नहीं दिया जाता। फिर गोलकनाथ के बाद कौन सा केस आता है, अरे मेरे माइंड से निकल गया, गोलकनाथ केस था, और कौन था, ये ना, रुक जाओ मेरे, गोलकनाथ था, एक और था, माइंड से निकल रहा, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है, मैं इतना कैसे भूल जा रही, मेरा अभी पता है क्या हो रहा, नींद मेरा पूरा हो नहीं पा रहा, इतना सारा काम रह रहे से तो जा रही हूँ। नहीं नहीं, गोलकनाथ केस से पहले गोलकनाथ से पहले, हाँ याद आ गया, शंकरी प्रसाद केस, याद है। मैं इस केस के थ्रू ही आया था वहां पे, मैं तुम लोगों को सारा पढ़ाई थी, शंकरी प्रसाद या फिर तुम्हारा गोलकनाथ केस, है ना, सब पढ़ाए थे, वहां से ही अमेंडमेंट निकल के आया है, ठीक है। और मैं तो पढ़ाऊंगी, तुम लोग तो पढ़ाऊंगी, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाऊंगी मैं। चलो, क्या हुआ था कि वही वाला लैंड, मतलब वही जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, उसी से सारा स्टार्ट हुआ था ये वाला केस, शंकरी प्रसाद केस वगैरह से, ठीक है। जितना भी तुम पढ़ोगी ना ये सब पावर वाला, सब तुमको कहाँ मिलेगा, वहीं से मिलेगा, मतलब वही लैंड रिफॉर्म से ही तुम देखना, बहुत अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। आ जाओ, हाँ मैं क्या पढ़ा रही थी कि 20, पहले इसको नॉर्मल पढ़ लो, फिर मैं इसको कहानी भी बताती हूँ। क्या हुआ कि 24 अमेंडमेंट 1971 इंदिरा गांधी का पीरियड है। इंदिरा गांधी बोलती है कि पार्लियामेंट को फुल पावर दिया गया है कि वो कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, या और उसमें अगर फंडामेंटल राइट भी है, उसको अमेंड कर सकती है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे इंडिविजुअली पूछेगा, कौन सा अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को फुल पावर दिया गया था, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट को फुल पावर दिया गया था, तो वो है 24 अमेंडमेंट 1971, ठीक है, याद रखना। मैं इसको हाईलाइट नहीं क्यों, सारा ही तुमको याद करना, सारा ही, एक भी नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना। सोचोगे कि मैं ये छोड़ दूं, क्योंकि बहुत कम है अमेंडमेंट, निकाल के जाके देखोगी तो बहुत सारा अमेंडमेंट है, बहुत सारा, लेकिन मैं बहुत कम लाई हूँ, सिर्फ इतना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, मैं इसका कहानी बता देती हूँ, कहानी कैसे स्टार्ट हुआ था। 1951 में एक केस आया था जिसका नाम था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। 1951 में, मेरी आवाज आ रही है ना, चलो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ, क्या ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, मैं सारा ही पढ़ा रही हूँ ना, कि कैसे आखिर वो पार्लियामेंट को पूरा पावर कैसे दिया गया। चलो 90, एक मिनट लिख रहे हैं, 1951 में एक केस आता है जिसका नाम है शंकरी शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे शंकरी प्रसाद का मैं पढ़ाऊंगी क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्या है मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बोला गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर दिया गया था, फुल पावर, ठीक है ना, फुल पावर दिया गया था। मैं पूरा डीपली में नहीं जा रही हूँ, खाली मैं एक सीरीज बता रही हूँ कि वो कैसे आर्टिकल आया, ठीक है। यहाँ पे फुल पावर दिया जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पता है क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट SUPREME सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी पार्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी पार्ट चेंज कर सकता है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देख रही हो शंकरी प्रसाद केस में क्या जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोलता है कि कोई भी है ना, पार्लियामेंट को फुल पावर मिल जाता है इस केस में, पार्लियामेंट को फुल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट, किसको, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पावर फुल होता है, आप चेंज कर सकते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, फंडामेंटल राइट को चेंज का मतलब क्या, अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट कर सकता है, ये बात दिया। यहां तक कि आप फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, दे दिया, समझी, बोला ठीक है। उसके बाद आया एक और केस, आ जाओ, 1967 में आया गोलकनाथ केस। दोनों का डेट याद करो, एग्जाम में आता है। गोलकनाथ केस कब की है, 1967 की। अच्छा मैं वहां डेट लिखी फिर भी लिख रही हूँ, है ना। इस केस में क्या बोला गया, आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिस्ट्रिक्टेड लगा देती है, रोक लगा देती है, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड लगाना मतलब रोक लगाना, रोक लगा देती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट को, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट के पावर को कम कर देता, कटल कर दिया था, कटल मतलब कम करना, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट को बोलती है पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडमेंट, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है, अमेंड नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं कर सकती है। यहाँ पे पार्लियामेंट का पावर जो है ना नैरो हो जाता है, यहाँ पे पार्लियामेंट का पावर नैरो हो जाता है, मतलब पार्लियामेंट का जो पावर है ना अमेंडमेंट पावर, उसको कर्टेल मतलब कम कर दे, ठीक है, अमेंडमेंट पावर को क्या कर देता है, कम कर देता है, कर्टेल मतलब कम करना। बोला कि आप क्वेश्चन आता है किस किस याद रखना, किस केस में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को फुल पावर देता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, केस पूछेगा तो आंसर हो जाएगा शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को फुल पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। किस केस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पे रिस्ट्रिक्टेड लगाती है कि आप पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्टेड लगाती है या कटे लगाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को उठाकर, ठीक है, नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना। फंडामेंटल राइट को आपको ध्यान में रख के ही चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना होगा लेकिन फंडामेंटल राइट को ध्यान में करके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पावर नैरो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये पार्लियामेंट का पावर, सॉरी, वहां पे देखो फुल मिला है ना, पार्लियामेंट का पावर क्या हो जाता है, नैरो, नैरो हो जाता है, समझ में आ गया ना। स्टोरी समझना, 3 केस। अब गवर्नमेंट चुपचाप से रहने वाली नहीं थी, वो बोली बाप रे बाप हमको ये लोग पावर छीन रहा है ना, इंदिरा गांधी 24 अमेंडमेंट की, 24 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1971 में बोला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ, पार्ट है, पार्टी लिख दी मैं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब
आप मेरे पावर को रोक लगाइएगा। इनोफर्ट्स ने क्या किया, 24 अमेंडमेंट लाके चेंज करके बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, चाहे उसमें इंक्लूड फंडामेंटल राइट क्यों ना हो। FUNDAMENTAL फंडामेंटल, देखिए किस तरह से आया। 24 अमेंडमेंट 1971 में पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाता है, बोलता है कि पार्लियामेंट अपना पावर फुल कर लेता है। अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट अपने आप को फुल पावर कर लेता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, चाहे उसके अंदर फंडामेंटल राइट ही क्यों ना इंक्लूड हो। ठीक है, एक मिनट को कोई आया है। हाँ ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला ठीक है, ये क्या समझ लेना। और फिर जो छूट गया कर लेना, अमेंडमेंट है। ठीक है, इसी भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लाई हूँ मैं। हम सो गए थे इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए। मेरे साथ भी यही हुआ। हम बोले ना कि मैं मेरे का नींद में टिक टिक गया था, इतना थके हुए थे ना, वैसे लेटने गए थे लेकिन नींद आ गया मेरे को। और हम बोल रहे कि अल्लाह नींद मेरे को नाटी में टूट जाए। 6:30 बजे से कंटिन्यू बैठे भी नहीं है, बस खड़ा खड़ा काम किए हैं। पढ़ाई है तो ऐसा लग रहा ना मेरा एकदम रखा ही गया है। आ जाओ। हाँ क्या हो गया, कहाँ तक पढ़ाए, 24 अमेंडमेंट 1971 है ना। समझ में आ गया नहीं, बड़ा सीरीज बताएं, देख लेना ठीक ना। 26 से देख लो, 26 अमेंडमेंट 1970 में इन 1971 इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है ये, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है, तुम लोग पूछोगे प्रीवी पर्स क्या है। 24 पर मैं इंडिविजुअल भी पढ़ा रखी हूँ, इस बार ये क्वेश्चन आया था और मैं इंडिविजुअल तुम लोगों को पढ़ाई थी कि 24 अमेंडमेंट 1971 में ये इंदिरा गांधी करती है, प्राइवी पर्सेस को खत्म कर दी थी। ये है क्या, जब इंडिया को आजादी नहीं मिली थी ना, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाली थी, तो जवाहरलाल नेहरू है ना, वो बोलते हैं जो भी महाराजा राजा किंग के जो भी घर के लोग होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप लोग को हर मंथ प्रीवी पर्स मिलेगा, हर मंथ पैसा मिलेगा। क्योंकि देखो जैसे कि तुम बाबर का ले लो, ये मुगलिया सल्तनत का ले लो, लाल किला मुगलिया सल्तनत है ना, ताजमहल उन लोग का था। तो उन लोग का जितना भी प्रॉपर्टी था ना, गवर्नमेंट जब्त कर ली। अब बोलती है कि आपका जितना भी चीज है वो हम चलाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके बदले हम लोग आपको हर मंथ पैसा देंगे, आप लोगों का खर्च देंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाता था प्रीवी पर्स, जो गवर्नमेंट देती थी राजा महाराजा नवाब के बच्चे लोग। ठीक है, लेकिन सुनो 1971 में इंदिरा गांधी इसको खत्म कर देती है, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। ठीक है, 36 अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम एज ए फुल प्लेज इंडियन स्टेट। सिक्किम कब बना भाई, अगर ये भी डेट पूछता है कब बना, इसे 2 क्वेश्चन आता है 1975 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बना, 36 अमेंडमेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। 42 अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था वो देखेंगे भाई, ये भी तो प्रीवियस क्वेश्चन है, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटिव वर्ड। 42 अमेंडमेंट में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। तो भाई बहुत तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटिव वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रियम्बल में ऐड किया गया। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटिव वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और डीपीएसपी यही यही 42 अमेंडमेंट 1976 में 42 अमेंडमेंट 1976 में ही बोला गया था कि डीपीएसपी स्ट्रॉन्ग देन फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल राइट से, बोला गया था। ठीक है, और फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। मुझे बताओ कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है। स्टेट और सेंट्रल दोनों इसको हैंडल करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो अगर कोई लॉ बन रहा और इस लॉ को यूनियन बना रही है, सेंटर बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनियन लॉ, है ना, यूनियन लिस्ट। मतलब कोई ऐसा, जैसे तुम एक जैसे बैंक का कोई काम, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आएगी। ठीक है ना, उसके बाद तुम एक मिनट, हाँ उसके बाद तुम ले लो ये एडुकेशन। एडुकेशन भी जब लॉ बनता है ना, तो यहाँ पे स्टेट का भी पावर चलता है और सेंटर का भी, दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना रही है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है तुम्हारा दोनों मिलकर बना रही है, सेंटर और स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बोलो पहले। ठीक,
उसके बाद तुम्हारा होता है स्टेट लिस्ट। पहले तो हो गया तुम्हारा यूनियन लिस्ट, जैसे बैंक बोली, बैंक किसके अंदर आएगा? बैंक तुम्हारा आएगा यूनियन लिस्ट के अंदर, है ना। बैंक किसके अंदर आएगा? यूनियन, क्योंकि उसमें यूनियन का पास नहीं होगी। अरे बाप रे, बैंक में काम कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट जॉब है, ये सेंट्रल जॉब है। मिलिट्री सेंट्रल जॉब है। रेलवे सेंट्रल जॉब है, उन लोगों की सैलरी भी ज्यादा होती है ना। आ जाओ। अच्छा, स्कूल, स्कूल क्या है? स्कूल एडुकेशन, है ना। एडुकेशन में दोनों आएगा। जैसे एक बार सुनो, जैसे हम लोग का जो मोहल्ला में स्कूल होता है वो ये स्टेट का, है ना, उस पे स्टेट का पावर है। लेकिन जो केवीएस होता है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संस्थान, सैनिक स्कूल, या फिर तुम्हारा और भी बड़ा बड़ा स्कूल है, क्या नाम मेरे नहीं आ रहा। एबीडे कौन पढ़ा? एबीडे इसमें देखना तुम लोग, स्कूल का नाम रहता है, वो सारा सेंट्रल स्कूल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। उसमें सेंट्रल स्कूल मतलब कि हर स्टेट में तुमको वो सब मिलेगा, वो सब स्कूल, ठीक है। तो देखो दोनों है ना। तो एडुकेशन में दोनों का पावर होगा। ये कंकरेंट लिस्ट में क्या कि दोनों मिलके बनाएंगे, सेंटर भी बनाएंगे और स्टेट भी। जैसे हम लोग का जो लोकल एरिया में स्कूल होता है, वहां पे रूल्स रेगुलेशन लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो सेंट्रल में स्कूल है, जैसे जो केवीएस है, तो वो केवीएस मिलेगा वहां, धुमानी में मिलेगा केवीएस, ठीक है। उन लोगों की वहां का टीचर का सैलरी बिल्कुल ज्यादा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब तो वहां पे जो लॉ बनेगा वो कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगी। तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्टेट लिस्ट, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर किसकी आएगी? एग्रीकल्चर जो है ना तुम्हारा, ये स्टेट लिस्ट है, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट है। तो फॉरेस्ट को क्या किया गया था? फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया गया था, मतलब जोड़ दिया गया था, डाल दिया गया था फॉरेस्ट को कि आज ये कंकरेंट लिस्ट है। ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था भाई? कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था? तो ये 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू डाला गया था। बताओ कोई प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर है ना? ठीक, हाँ ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट में क्या बोला? 44 अमेंडमेंट 1978। भाई जो गलती इस पे की गई थी ना, उस गलती को यहाँ पे सही किया गया था। तो वो सब तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। ये मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब इधर आ जाओ। 71 अमेंडमेंट 1992 में क्या किया गया था भाई? 71 अमेंडमेंट 1992 में क्या किया गया था? हालांकि तुम लोग देखोगे तो 71, 72, 70 नहीं, 73, 74 तो नहीं। अमेंडमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊंगी पंचायत राज लोकल म्यूनिसिपैलिटीज में, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा नोट। अमेंडमेंट तुम लोग को रटना ही, ये वाला ये नोट को रटना है। मैं बहुत कम लाई हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट लाई, ठीक है। आ जाओ। 71 अमेंडमेंट 1992 में क्या किया गया था? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, मतलब इसको 8 शेड्यूल में डाल दिया गया था। अभी हम लोग एक और ऊपर में पढ़े थे, बताओ सुषमा, याद है तुमको? अभी ऊपर में भी पढ़े थे कि 8 शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया? सिंधी, सिंधी को ऐड किया गया था ना। क्या ये डेट क्या था? कौन सा अमेंडमेंट था? 1967 1967, 21st अमेंडमेंट। 21st। चलो देखो, ठीक है। 21st में 1967 में सीधी को 8 सीटर में ऐड किया है, ठीक है। चलो आ जाओ। लेकिन अब हुआ 70, ओहो कैंसिल। 71 अमेंडमेंट 71, अच्छा ऊपर नीचे हो गया है, देख लियो तुम लोग, थोड़ा सा खाली यही दो ऊपर हो गया, मतलब ये ऊपर चल गया, ये नीचे हो गया है। 71 और 92 नीचे जाएगा, 22 आना, 24, 26 ये सब आता, ठीक है। तो तुम थोड़ा समझ लेना, वही वाला था ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो क्या हो गया? नींद बनाया ना, इसलिए नींद लग रहा था, वही टाइम हम बनाए, इस वजह से बनाया। 24, 25 हो गया, 26, 20। अच्छा ये डबल पेज है, ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ना है तुम लोग, ये डबल हो गया। यहाँ से पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ाए ना गाना वगैरह, यहाँ से ये वाला खाली दो को पढ़ेंगे। अच्छा 71, 92 तक लास्ट, और उसके बाद ये वाला पढ़ाएंगे। बहुत कम है पढ़ना है, मैं बोली ना सिर्फ कम लाई हूँ, अब बाकी इंडिविजुअल जो पढ़ाएंगे वाला नहीं। 71 अमेंडमेंट 1992 में क्या किया गया था? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था, बोला गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में
संथाली को संथाली है, देखो उधर सीधी था, संथाली है, इसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ठीक है, अभी हाँ, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जहां पे वुमेन को पावर दिया गया, इम्पावर दिया गया? तो भाई 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 बोलते हैं, इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आने का चांस है। 106 अमेंडमेंट को हम लोग विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या, मैं इसको पढ़ाई थी तुम लोगों को जब लोग ये को प्रीवियस क्वेश्चन में मैं पढ़ाई थी, ठीक है। 106 अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 बोलते हैं, जहां पर बोला गया कि 1/3, देख लो भाई 1/3 है ना, 1/3 सीट दी जाएगी लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली के असेंबली में विमेन के लिए। तब बोला गया, बता रही हूँ, बोला गया कि जो वुमेन है, ठीक है ना, उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ कहाँ पे दिया जाएगा? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली में भी, दिल्ली की असेंबली में भी दिया जाएगा, ठीक ना। दिल्ली में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर भी दिया जाएगा, ठीक है। किसको? विमेन को। 106 अमेंडमेंट में बोला गया था, ठीक है। मैं तुम लोग को ये पढ़ाई हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। आ जाओ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था? पंचायत राज में पार कर रही हूँ क्योंकि हाँ नहीं तो याद ही है, वैसे भी पढ़ाएंगे। 73rd में भी क्या बोला गया था कि 1/3 सीट, अच्छा यहाँ सीट है, यहाँ पे सीट है, देखो यहाँ पे वही बात बोला कि 1/3 सीट, 1/3 सीट विमेन को दी जाएगी, 1/3 सीट विमेन को दी जाएगी, 1/3 सीट विमेन को दी जाएगी, ठीक है ना। 104th अमेंडमेंट में बोला गया, सॉरी 106, फोर्थ में तो तुम्हारा एंग्लो इंडिया को हटाया गया था, सॉरी, अरे भाई बेटा, हाँ चलो आ जाओ। 106 अमेंडमेंट में बोला गया कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट में बोला गया कि 1/3 सीट वुमेन को दिया जाएगा। 74th में भी बोला गया कि वुमेन को, है ना, क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पर भाई? कहाँ पर भी दिया जाएगा? इलेक्शन में, है ना, इलेक्शन में दिया जाएगा। अच्छा ये बात तो ठीक है। यहाँ पे क्या पे बोला दिया? यहाँ पे बोला गया कि लोकसभा में दिया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली की भी लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा 106 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो 1/3 73rd अमेंडमेंट में क्या बोला गया? 73rd अमेंडमेंट में बोला गया कि विमेन को, है ना, विमेन को पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन लड़ने के लिए 1/3 सीट रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये लोकल, है ना, अर्बन लोकल बॉडीज में बोला गया था, यानी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में, कि विमेन को 1/3 सीट दिया जाएगा रिजर्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया? ये समझ में आया ना? 3 हम लोग अमेंडमेंट पढ़े, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, उसके बाद ऊपर का पढ़ेंगे। ऊपर भी नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट अमेंडमेंट में आ गए। हम पेपर 1 भी लाए, हमको पेपर 1 भी पढ़ाना, देखो टाइम कितना। आरसी मैं तुम्हारा काम कल कर दूंगी, ठीक है आरसी? हाँ कल कर दूंगी। मैं क्या अभी क्लास कराऊंगी ना, तो 5 बजेगा, नमाज किताब पढ़ते पढ़ते 6, फिर ये आ जाते हैं तो हम किताब लेके बैठते नहीं, एक जरा नहीं बैठ सकते हैं किताब लेके। दिन भर जितना बोलते पढ़ो पढ़ो, अपने उसके बाद गए हैं अपने के साथ घूमने, आएंगे फिर बोलेंगे किताब रखो। कल सुबह में लेके अपने बैठेंगे, मेरे पास टाइम रहेगा, कॉलेज चले जाएंगे, मैं आराम से बैठकर देख देख के मैसेज कर। बोलो, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलो ना, मैं तुम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई हूँ, बोलोगी तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी, लेकिन टाइम ही वेस्ट होगा। ऑप्शन 2 बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 1 लग रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोल रहा है कि इनकरेक्ट देखना है। आरसी का ये आंसर है, और नहीं सॉरी, आरसी का आंसर ये है और ये लक्ष्मी का है ना। चलो आ जाओ।
फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंसर्ट 44 अमेंडमेंट। अभी हम लोग पढ़े ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब 42 था, तो ये तो गलत हो गया ए, तो जब मेरा ए गलत हुआ, इनकरेक्ट बोला ना, तो आरती तुम क्या बोली, सी बोली थी ना, तो तुम बोला ना कि सही, ऑप्शन 2 और तुम क्योंकि डी जो है डबल सही है, डी हटा देंगे तो ऑप्शन 2 बन जाएगा। ओ, तो लक्ष्मी ये बोली थी, तुम ये बोली थी, है ना, चलो ठीक है, आ जाओ। तो भाई देखो, ऑप्शन 2 बोले थे जब बात दोनों अच्छा अच्छा चलो हो गया, ठीक है ना। तो भाई ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि 42 अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज को, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ में आ गया। अच्छा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, तो भाई ये भी गलत। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स बाय रीट्स, बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट्स रीट्स को कौन इन्फोर्स करता है, जल्दी बताओ, रीट्स को इन्फोर्स कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 क्या है, वो तो तुम्हारा रीट्स ही है ना, फंडामेंटल राइट ही है ना, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो एक फंडामेंटल राइट है, इसी के थ्रू लोग जाते हैं, तो भाई तो ये तो होगा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज हटा दो, है ना। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल, बिल्कुल डी सही है, डी हटा दो, है ना। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल, नहीं ये क्या है जल्दी बताओ, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी क्या है? डीपीएसपी, कौन सा आर्टिकल? डीपीएसपी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51, आर्टिकल सबसे लास्ट वाला आर्टिकल 51, ठीक है। तो भाई एक से ही आंसर बन जाएगा, डी को ही देखो, बोला डी सही है, और गलत मांग रहा, बस देखो डी है ना, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ड्यूटीज इन आर्टिकल 51 ए, डी सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट मांगा, तो डी है ना, डी क्या बोल रहा है कि डी नहीं होगा मेरा आंसर, है ना, तो डी हटा दो, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी, क्यों? क्योंकि गलत मांग रहा और डी सही है ना, तो इससे मेरा आंसर बन जाएगा आराम से। लक्ष्मी देखो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम गलत की कोई बात नहीं है, लेकिन देख कर, हाँ वो हम करेक्ट देखे थे, इनकरेक्ट देखे। अरे बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाई थी, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाई थी, कहाँ गया भाई? अच्छा आ जाओ यहाँ, चलो आ जाओ, इस बार की क्वेश्चन ये वाला, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 बोलो, ऑप्शन 4, ऑप्शन remove the right to property from the list of fundamental right 42 amendment act, है ना, amendment act 1976, अभी हम लोग पढ़े, उस दिन भी पढ़े। insert a new chapter of fundamental duties, insert a new chapter on the fundamental duties of citizen, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था बताओ? 42nd अमेंडमेंट 1976, वही ऊपर वाला ही हो गया। मेघालय का यहाँ पे स्टेट का डेट हुआ, मेघालय का फॉर्मेशन डेट है 1972, अमेंडमेंट नहीं पूछ रहा, ठीक है, 1969 होगा ना? नहीं वो तो तुम्हारा ये मतलब उसको बनाया गया था, अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था 69 ही, लेकिन वो पूरा बना था 1962 में, 72 में। मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन स्टेट में 1972 दी हूँ मेघालय का एज। आरती सही बोल रही हो ना, तुम क्या याद की थी? 1969 याद की थी कि 1972 याद की थी? हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं 1972 है, ठीक है, मुझे पता है। वही होगा। हाँ 1969 में तुम्हारा स्टार्ट मतलब उसका अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन वो पूरा फुल स्टेट बन गया, एज ए स्टेट बना था 1972, ठीक है। हाँ अच्छा, प्रीवी पर्स वाला भी बताओ, प्रीवी पर्स कब खत्म हुआ था? कब खत्म हुआ जल्दी बताओ, अभी बढ़ाए हम।
90 से 1 26 हाँ देखो तुम लोगों को ना एनटीए ना एनटीए क्या कर रहा है पता है, तुमने इधर मतलब डीप डीप क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है, मतलब क्या बताता है कि सबका अमेंडमेंट पूछे। नहीं ये अमेंडमेंट नहीं पूछा है, वो अमेंडमेंट पूछा है, ओ सॉरी सॉरी यहाँ पे अमेंडमेंट पूछा है, ओ नहीं तो इसका अमेंडमेंट क्या करवाई थी मैं इंसिस का, मेघालय का अमेंडमेंट क्या था वही होगा, डेट नहीं होगा, सॉरी मैं यहाँ पे एयर लिख रही हूँ तब ना मैं एयर लिख रही हूँ, गलत गलत गलत, ये बाकी तो मैं यहाँ पे ठीक लिखी हूँ, इसका अमेंडमेंट बताओ ना, इसका अमेंडमेंट क्या था, रिव्यू पर्स का अमेंडमेंट क्या था, रिव्यू पर्स का अमेंडमेंट 26 बोलो आज किसका, 26 एक बार मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ठीक है ना, अगर भूलोगी तो याद हो जाएगा, कहाँ गया प्रीवी पर्स, 26 बोली ना, देख लो 26 अमेंडमेंट 91 में प्रीवी पर्स और अरुणाचल प्रदेश को एज यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो मैं ला ही नहीं लिखकर, ये गड़बड़ की मैं बनाई हूँ लेकिन वो मैं लग रहा है कि डिलीट कर, अरुणाचल प्रदेश को एज यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, 26 अमेंडमेंट, अच्छा ये तो हो गया 26, मेघालय क्या था 22 हो गया, तो भाई तुम लोग कैसे बैठा है इसको, यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाला अभी तो पढ़ा है स्टेट, अभी नीचे पढ़ा है ना अरुणाचल प्रदेश वाला, फिर अभी पढ़ा है स्टेट का बना अरुणाचल प्रदेश, ये पढ़ाई में अभी पढ़ाई थी अरुणाचल प्रदेश वाला था, कहाँ गया पढ़ाई कि मेरे भाई में से बैठा हुआ, सिक्किम बढ़ाई, ये बढ़ाई छूट गया मेरे से, रुको मेरे अकाउंट मोस्ट इसमें पूरा अमेंडमेंट लिखा हुआ है, मैं ना अमेंडमेंट को शॉर्ट करके लाई थी क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता ना, तो एक थोड़ा वेट करो मैं देखती, ये वाला मेरा पीडीएफ है, उसमें पूरा लिस्ट है, मैं लिस्ट नहीं लाई हूँ क्योंकि तुमको याद नहीं होगा ना, ये वाला है, ये मैं एक मिनट, नहीं यहाँ तो अरुणाचल स्टेट पीडीएफ बनाया था जिसमें सारा ही अमेंडमेंट था, चलो ठीक है, 1956 होगा, 1956 1956 नहीं होगा आरसी, 1986 है मेरा में दिया हुआ है अमेंडमेंट, लेकिन इसमें एयर दिया हुआ है, अमेंडमेंट मेरा दूसरा ही में दिया हुआ है, इसमें एयर दिया मेरे नोट में एयर है 1986 दे रहा, ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट भी दिया हुआ, मिल गया अमेंडमेंट वाला भी 55 है, अमेंडमेंट 55 है, मैं लिखी नहीं हूँ बिकॉज पता है क्या, ये क्वेश्चन क्या था कि जब मैं सीजीएल को ये करवा रही थी ना, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ऐसे था, वो क्वेश्चन मेरे पास है सीजीएल वाला, कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज अरुणाचल प्रदेश मेड फुल प्लेज स्टेट, कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट माना गया था, तो 55 अमेंडमेंट, याद करो 55, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 55 अमेंडमेंट एक्ट, ये वाला मैं नहीं लिख के लाई थी, तुमको याद करना है, क्वेश्चंस में तो मैं बता रही हूँ ना आंसर, ठीक ना, 55 अमेंडमेंट एक्ट के इसका कहानी बहुत लंबा है, मतलब ये एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि ये 1986 में आई कि ये कहानी बहुत इसका लंबा हो जाता है,
1986 भी हो जाता है, 1987 भी होता है। ये अमेंडमेंट खाली याद कर लो, मैं इसका पूरा अच्छे से क्लास में पढ़ाऊंगी अभी। 1987 ही बोला जाता है, 1986 बोली ना, 1987। इसका स्टोरी पढ़ाऊंगी, ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं बनी है ये। हाँ, लेकिन अमेंडमेंट याद करो, 55 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये आई बहुत मतलब पहले आती है कि एक ये रहती है, क्या नाम है, नेफा करके, उसके अंदर आती है। फिर उसके बाद उसका नाम चेंज करके उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा जाता है। फिर 1972 में उसका नाम चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। उसके बाद फिर स्टेट बनाया जाता है। तो स्टेट 1987 में ही बनाया जाता है। ठीक है, 55 अमेंडमेंट 1987 के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाती है तुम्हारा, हाँ, फुल स्टेट बन जाता है। इसको स्टेट उसका दिया जाता है। तो 55, चलो हम लोग एक बार अच्छे से लिख के इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, इसको सिर्फ क्वेश्चन मत समझना, इसको तुम लोग समझना है कि याद करना है हम लोगों को। ठीक है, गोवा एंड दमन दीव तुम लोग पढ़ाई थी ना, गोवा दमन दीव गोवा दमन दीव, तो उसमें लिखा हुआ तो लोग एक नहीं कितना, 12 अमेंडमेंट, हाँ 12 कहाँ गया, 12 अमेंडमेंट, हाँ ठीक। हम जो पढ़ाए ना 12 में, यहाँ पे गौर करना, तुम लोगों ने गलत हो जाएगा, रुक जाओ, कहाँ गया गोवा वाला, हाँ 12 अमेंडमेंट में अभी यूनियन टेरिटरी है। अभी हम गोवा को यूनियन टेरिटरी स्टेट नहीं पढ़ाए हैं, स्टेट का इसका आर्टिकल दूसरा है। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बनाऊंगी। देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि 12 अमेंडमेंट में गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया 1962 में। ये इसका, और क्वेश्चंस भी नेट में यही पूछिए कि गोवा एंड दमन दीव को यूनियन टेरिटरी का बनाया गया। लेकिन आज गोवा तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज नहीं है, आज वो स्टेट है, याद रखना। ठीक है, आज वो स्टेट है, तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वही ना, मांगा तुमसे गोवा का ही बारे में मांगा कि ये यूनियन टेरिटरी कब बना, तो गोवा लेकिन स्टेट बना दूसरे साल में, दूसरे अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन यूनियन टेरिटरी इसको पुर्तगाल के अंदर था ना, तो इसे पुर्तगाल से लेकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 1962 में, 12 अमेंडमेंट 1962 में, याद रखना। ठीक है, कहाँ गया ऊपर, हाँ ऊपर यही था ना, हाँ चलो। तो भाई 42 अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हटाया गया। 44 नहीं, सॉरी 44 अमेंडमेंट ना, सॉरी ये तो हम लोग गलत कर रहे हैं, 44 था ना, 44 अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग हटाए थे ना तुम्हारा ये 44 अमेंडमेंट, तुम लोग भी बोल ले रही हैं। फंडामेंटल राइट को हटाया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 है ना, तो तुम्हारा ये आ गया 44 अमेंडमेंट, और ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1926। और मेघालय का क्या बताया था हम आर्टिकल 22 अब रिव्यू पर्सेस का 26 है, और यूनियन टेरिटरीज का 55 है ना। क्या बोला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, ई कैसे, ई तो तुम्हारा 55 है। ठीक है, हाँ डी, हाँ सही बोली। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बी, उसके बाद आ जाएगा ए, उसके बाद आ जाएगा ई, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, में आइए ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस के हम लोग याद करें, क्वेश्चंस रटो। ठीक है, ऐसे करके तुम रट लो दम। अब ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यही बोल रहे थे कि असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बोलो, छोटा से बड़ा, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग मैंने बड़े से छोटा, स्मॉल टू बिग। ठीक है, पहले ऐसे लिख लो। क्या बोला कि इंडियन यूनियन में कब, इंडियन यूनियन में कब शामिल किया गया, यानी ये कौन वाला डेट पूछ रहा है, अभी जो तुम लोग को हम पढ़ाए 12 अमेंडमेंट 1962 वाला। ठीक है, अब देखो अभी ये भी पढ़ा है कि इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 से 62, कल भी पढ़ाई, आज भी पढ़ाई, बोलो 15 अमेंडमेंट एक्ट। चलो, इंक्लूड सिंधी 15 लैंग्वेज, सिंधी को ऐड किया गया था कौन सा, ये 21st अमेंडमेंट। नादरा एंड दादरा हवेली, दादरा और नादरा हवेली, 10th अमेंडमेंट एक्ट, हाँ। प्रीव्यू पर्स को कब खत्म किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट। 26 अमेंडमेंट। छोटा से बड़ा बड़ा सबसे छोटा कौन सा आएगा? डी, उसके बाद ए, डी के बाद ए, और उसके बाद तुम्हारा बी, है ना, बी, डी, ए, बी, उसके बाद तुम्हारा सी, और लास्ट में तुम्हारा हो जाए ई। तो आंसर बना डी, ए, बी, सी, ए, है ना। याद कर लेना, ठीक है ना सारा। अभी मैं क्वेश्चन रिवीजन भी करवाई थी ना। चलो इसका आंसर बताओ कौन, ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ने एक क्वेश्चन जो था नीचे वाला वो 2025 का क्वेश्चन था। जो अभी जो लास्ट करंट एग्जाम ये, और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वो सब करंट एग्जाम का है, मतलब अभी जो हुआ था ये क्वेश्चन सॉल्व किया। और नीचे वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए तो वो तुम्हारा मतलब वही 2025 का है, लेकिन नेक्स्ट मंथ उसके प्रीवियस है। अरे यार हम बुरा दुपट्टा लेके नहीं बैठे, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम दुपट्टा एक सी ऑप्शन 4 104 अमेंडमेंट एक्ट किस चीज के लिए, जल्दी से बता दो। हाँ, जो लोकसभा में 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे जो कि एंग्लो इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन 104 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो जो 2 एंग्लो इंडिया थे ना उनको हटा दिए, वो लोग प्रोविजन हटा दिए, है ना। हम सही किए थे एग्जाम में, है ना, बादल सही है। तो भाई तुम्हारा 73 74 हाँ 4 को हटाया था, ने अच्छा की थी वाला। चलो अब हम पेपर 1 स्टार्ट करें कि यही कंटिन्यू करें? पेपर 1 भी स्टार्ट कर दे रहे हैं आज, ठीक है। देखो आज कैसे लेट हो गया वो समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा हुआ भी नहीं, ये करवा ही देते हैं तो थोड़ा सा ही बचा हुआ ना, करवा के पेपर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो भाई पीडीएफ ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना पीडीएफ। चलो आज फिर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग क्या क्या लिए, यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या लिए, इमरजेंसी का प्रोविजन, सुनो प्रोविजन बोल रहा है, इमरजेंसी नहीं, देख लो प्रोविजन है, अलग अलग चीज आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग ये वाला ना हम तुम लोग को एक मिनट में मुझे देख लीजिए, छोटा पूरा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ चलो ठीक है आ जाओ, सही है गया भाई। हाँ भाई जो याद कराएंगे तो रट लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग क्या क्या लिए हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, चलो एक चीज पढ़ते आ जाओ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जहाँ पूरा पढ़ाऊंगी ना तो मैं सब पढ़ाऊंगी कि आरबीआई यहीं से निकल के आया, ठीक है ना, सब सारा चीज पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पे खाली इमरजेंसी का प्रोविजन, इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से आया भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अच्छा यूएस से हम लोग क्या लिए, यूएस से हम लोग रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिए, फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी लिए, प्रियम्बल लिए। प्रियम्बल भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएस से, याद रखो। वेस्ट बंगाल स्टेट का क्वेश्चन ये वाला, वेस्ट बंगाल स्टेट का क्वेश्चन है, इस साल का नहीं दूसरे साल का, मैचिंग में आया था, ठीक है। हाँ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर देखो प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, प्रोसीजर कहाँ से लिए, जापान से, ठीक है। अच्छा रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए, ब्रिटिश से, यूके से लिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अच्छा ये वाला इस साल आया था ऐसा, तब आते रहता है ये सब। कैनेडियन फेवरेट में से एक ना एक जरूर, हाँ एक पूछता है, सेट पूछता है, बाप रे बाप सेट पूछता है, कैनेडियन क्वेश्चन है ना क्वेश्चन अच्छा है ना, अब आरती हट गई झंझट से हाँ वो टेंशन लगता था, नीट का टेंशन है, हो जाएगा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या लिए, देखो याद करो ये दोनों याद करो, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग मतलब ये वाला पूरा याद करना है, रिसिडिशरी पावर इन द सेंटर मतलब जो रिसिडिशरी पावर होगी ना वो सेंटर के पास होगी, या सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होगा। ये प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया से क्या, कॉन्टिनेंट जो 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट आता है ना, लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट हम लोग कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ से आ जाओ, जर्मनी से हम लोग क्या लिए, पीवाई की क्वेश्चन नेट में आया है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक साल आया और ठीक उसके दूसरे साल आया ये वाला क्वेश्चन कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब इमरजेंसी लगती है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है ना, बंद कर दिया जाता है, तो ये कहाँ से लिए, जर्मनी से। ठीक है भाई, तो यूएसए से हम लोग क्या लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आ जाओ क्वेश्चन बताओ जल्दी से, सस्पेंस, ये नेट का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का। फंडामेंटल राइट सस्पेंशन करने का कहाँ से लिए, बोलो, अभी तो पढ़ा है, जर्मनी से। और बोलेगा प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिए, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी वो लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से। ठीक है, सस्पेंड लग गया अगर इमरजेंसी में तो ये लिए जर्मनी से, लेकिन प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, जो कि अभी ऊपर पढ़ा है। आ जाओ शेड्यूल पढ़ते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला गया है, नेम ऑफ द स्टेट, देयर टेरिटोरी, जुरिडिक्शन, स्टेट का नाम, उनका कितना जुरिडिक्शन है, कौन स्टेट का कितना जुरिडिक्शन है ना। करंटली इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। सेकंड शेड्यूल में बोला गया है कि इम्यूनिमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज, जो मिनिस्टर को पैसा दिया जाता है ना, सैलरी दिया जाता है, जो प्रिविलेज दिया जाता है, वो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में ऑथ ऑफ फॉर्मेशन, मिनिस्टर लोग को है ना, या फिर जो भी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह लोग होते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता, ऑथ दिलाया जाता। तो ये ऑथ किस में आएगा, ये कौन सा शेड्यूल में आएगा, 3 शेड्यूल में लिखा गया। भाई पहले हो गया तुम्हारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, दूसरा में इम्यूनिमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज यानी सैलरी वगैरह, थर्ड में बोला गया ऑथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में बोला गया, ये आता है बहुत बार क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सीट को अलोकेशन करना, किस स्टेट को कितना सीट दी जाएगी, फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है। राज्यसभा के सीट को अलोकेशन करना, किस स्टेट को राज्यसभा में कितना सीट दी जाएगी, फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है। पहला स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दूसरा इम्यूनिमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज। थर्ड शेड्यूल में ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में बोला गया है, और फोर्थ में क्या बोला है, राज्यसभा की सीट के अलोकेशन, अलोकेशन मतलब राज्यसभा को कौन सा स्टेट को राज्यसभा का सीट कितना मिलेगी। फिफ्थ शेड्यूल में मिला गया है, ये आज इंपोर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, जो भी शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब है, उनका कंट्रोल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हो गया। ठीक उसके जस्ट सिक्स शेड्यूल में भी लिखा गया है ट्राइबल एरिया के बारे में। यहाँ पे देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बोला गया फिफ्थ में, ठीक है ना। और सिक्स में ट्राइबल एरिया के बारे में बोला गया, यहाँ पे नाम दे दिया गया एटीएम, एटीएम भाई डबल एम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। ठीक है, सेवन शेड्यूल में पावर को डिवीजन किया गया है यूनियन स्टेट के बीच में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक, ये पढ़ाया है तुम्हें, मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ। प्रेजेंट अभी यूनियन लिस्ट कितना है 100, ओरिजिनली कितना था 97, स्टेट लिस्ट अभी कितना है 51, ओरिजिनली कितना था 56, कॉन्करेंट लिस्ट अभी कितना है 52, पहले कितना था 47 जब आया था, तो रट लेना है सारा। ठीक है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़े, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है ना, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद संथाली लैंग्वेज को हम लोग पढ़े, ऐड किया गया है ना, बहुत सारा लैंग्वेज को ऐड किया गया 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लैंड रिफॉर्म अभी पढ़े ना हम लोग, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, यहाँ पर ही 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, ये फर्स्ट ये 1951 में पहला अमेंडमेंट यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहला चेंज यही है ना। 10th अमेंडमेंट में क्या गया था, एंटी डिफेक्शन, क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो 10th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और कब आया था, तो 1985 में। 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में 29 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला गया है, और म्यूनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट हैं, ये कितने मैटर पे काम होते हैं, 18। ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कर लो उसके बाद में स्मार्ट होती है, तो करो। ये सेट का क्वेश्चन है, दोनों सेट का क्वेश्चन है।
देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन तुम लोग इजी समझ। अभी बताएं कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, ऊपर पढ़ाएं। ऑप्शन 3। बताओ लक्ष्मी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए, जल्दी से बता दो। यूएसएसआर। यूएसएसआर। प्रियम्बल यूएसए। डीपीएसपी एयरलैंड या इरिस, ठीक है। और कनाडा से हम लोग लिए पावर बांटना, सेंटर स्टेट को पावर बांटने का तरीका, जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग होगा, कनाडा से लिए है ना। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। फंडामेंटल, ये तो हो गया ना सॉल्व, ये हो गया, ये हुआ है नहीं, चलो करो। नहीं हुआ, करो। देखो नेट में भी ऐसी क्वेश्चन आया है, वो जो क्वेश्चन कराया तो नेट का था, अभी हम पढ़ाए थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इनकरेक्ट, जहाँ पे आरसी बोली कि जब डी सही है बाकी सब गलत है, और यहाँ पे करेक्ट मांग रहा है। देख लो, ये पुराना क्वेश्चन है, वो नया क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में करेक्ट क्या है? ऑप्शन 3। बोलो सुषमा। हाँ जी, ऑप्शन 3। कौन सा पार्ट के अंदर आती है, जल्दी से बता दो। पार्ट 4। पार्ट 4A के अंदर आती है, ए, हाँ। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशन इंटीग्रिटी, बोला गया है। There has been addition in the list of fundamental duties after the other incorporation 26। एक गलत है, कौन सा गलत है भाई? ये वाला, टू हटा दो, टू हटाओगी, टू हटाओगी, सी बन गया आंसर। हो गया, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हाई कोर्ट थोड़ा सा बचा होगा, समझी, लोग को मैं करा ही चुकी थी पूरा, और मुझे थोड़ा बच गया था, मेरे साथ दर्द कम चल गया था, तो कल हाई कोर्ट करा दो स्टार्टिंग में, उसके बाद करूँगी। पहले चलो पेपर 1 करते हैं। अरे कल क्वेश्चन नहीं आ रहा, आ जाओ, ये सब रिविजन हो जाएगा तुम लोग आरसी का, और क्या यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी मैं, कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आया था ना इस बार ये क्वेश्चन आया था, तो मैं यही क्वेश्चन उठा के दिया था, यही था मैचिंग का, एक से ही मैचिंग हो जा रहा था। अदम यही ही दिया था, एटीट्यूड, इमोशन, फीलिंग, वैल्यू, इमोशन, हार्ड, हार्ड नहीं था, इमोशन, फीलिंग, वैल्यू, एटीट्यूड। देखिए क्वेश्चन इस बार का था कि अगले बार का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ठीक है ना। बोले भाई देखो, यहाँ पे मैं एक बार ऊपर को पढ़ा देती हूँ। बोले कि लर्निंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, डिप्लोमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग तुमको करना है ना, तुमको लर्निंग करना है ना, तो तुम माइंड को यूज करो, ठीक है, तुम बॉडी को यूज करो, ठीक है, और तुम अपना फीलिंग यूज करो, एफ डब्ल्यू, डबल ई है, फीलिंग को यूज करो। इन चीजों को जब तुम लोग यूज कर कर लर्निंग करोगे ना, जब जो लर्निंग आएगी ना, इसकी जो रिजल्ट आएगी ना, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगी, बेस्ट आउटकम आएगी, ठीक है। तो लर्निंग कैसे करना चाहिए, सैकोमोटर को यूज करके। सैकोमोटर का मतलब कीवर्ड याद करना है, मैनुअल काम, हाथ से अगर तुम कुछ काम कर रही हो ना, हाथ का यूज कर रही हो, फिजिकल स्किल कुछ यूज कर रही हो, तो उसको हम लोग सैकोमोटर बोलते हैं। तो लर्निंग ऐसे नहीं करना चाहिए रट लिया मतलब बस, नहीं। लर्निंग में तुम देखो 3 चीज यूज करो, दिल से पढ़ो, इफेक्टिवली, पूरा फीलिंग, इमोशन से किसी भी स्टोरी को समझो। जैसे मैं तुम लोगों को भी पढ़ाई फंडामेंटल राइट्स, तुम लोगों का माइंड ही नहीं लगेगा, तुम लोगों के अंदर फीलिंग ही, तुम्हारा माइंड नहीं आ रहा मेरे पढ़ाई में, तो तुम नहीं याद कर पाओगे। जब तक तुम अपना माइंड नहीं लाओगी ना, मेरे साथ अटैच नहीं करोगी ना, तब तक तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा क्लास करने। क्लास में इंटरेस्ट लो, है ना, इफेक्टिव इफेक्टिव क्लास बनो। कैसे बनेगा, तुमको पहले मेरे साथ अटैच होना होगा, अपने एटीट्यूड को मेरे साथ जोड़ना होगा, अपने फीलिंग, अपने वैल्यू, अपने इमोशन को मेरे साथ जोड़ना होगा, हो गया। उसके बाद जोड़ने के बाद क्या हुआ, बोला कि अगर मैं तुम लोगों को कोई टास्क दे रही हूँ कुछ है, तो तुम ना साइकोमीटर यूज करो। साइकोमीटर मतलब क्या, तुम भी मैनुअल कुछ करो, मान लो कि मैं कुछ फ्लो चार्ट बना रही हूँ, जल्दी से तुम कॉपी में उतार लो उसको, है ना, और फिर माइंड भी यूज करो, कॉग्निटिव, मेंटल, मेंटल स्किल यूज करो, नॉलेज है ना। तो भाई जब इन तीनों को मिला के लर्निंग करोगे ना, तो बहुत अच्छा लर्निंग आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव का मैच किससे, क्वेश्चन आया हुआ है, इफेक्टिव को मैच करो,
तो आपको पता है इफेक्टिवली अगर तुम लर्निंग कर रहे हो यानी तुम एटीट्यूड्स का यूज करियो, अपना फीलिंग का यूज करियो, अपनी वैल्यू का यूज करियो, इमोशन का यूज करियो, अपने दिल का यूज करियो, हार्ट का। लेकिन जब तुम अगर कुछ कर कर, ठीक है, तुम कुछ कर कर हाथ की कुछ एक्टिविटीज करके तुम करिए, तुम साइकोमोटर काम कर रहे हो, साइकोमोटर के थ्रू लर्निंग कर रहे हो। तो माइंड से कुछ कोई कोई पर्सन होता है कि रटता नहीं है, माइंड से ही समझ लेता है, यानी वो अपना मेंटल स्किल के थ्रू यूज कर रहा है, उसके अंदर नॉलेज खुद की खुद आ जा रहा है, माइंड यूज कर रहा है ना। इन तीनों को मिलाकर भी लर्निंग होता है और इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी होता है, ठीक है। तो भाई सुनो मेरी बात, अगर तुम इफेक्ट दिल से पढ़ाई करो, साइकोमोटर का यूज करो और माइंड का यूज करो, इससे जब तुम लोग पढ़ोगे ना, देख लो हैंड, दिल और माइंड, इन तीनों को यूज करके जब तुम पढ़ाई करोगे ना, इसका जो लर्निंग का जो आउटकम आएगा ना, वो बेस्ट लर्निंग आउटकम आएगा, इसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, माइंड से पढ़ना, है ना, मेंटल स्किल यूज करके नॉलेज, ठीक है ना। तो बोला है कि कॉग्निटिव डोमेन को दिया था किसने, कॉग्निटिव डोमेन को दिया था किसने, 1956 में कॉग्निटिव डोमेन को, कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम ने दिया था, ब्लूम, इसको ब्लूम का टेक्सोनोमी बोलते हैं। 1956 में इसको ब्लूम ने दिया था। मैं खाली यहाँ पे ऐसे पढ़ा रही हूँ, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर ये जो ब्लूम का टेक्सोनोमी नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, सीधा टाइप का है, ये रखा है। अरे सब तो नहीं, मैं डिलीट कर दी, एक जगह मैं सबको बना के रखी थी पीडीएफ, एक मिनट रुको तो एक ओह, तब तो बड़ा प्रॉब्लम, छोटा छोटा इसमें दिया हुआ। ओ ये मैं डिलीट करके, दिमाग जो खराब है ना, क्या बोले, है आ जाओ, इसको पहले पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इसके एक एक करके पढ़ूंगी फिर, और है ना। तो ब्लूम ने दिया, ब्लूम का कॉग्निटिव 1956 में ब्लूम ने दिया, ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या दिया, ब्लूम का टैक्सोनॉमी। तो 1956 में जो उन्होंने दिया ना, वो देख लो भाई, वो नॉन के फॉर्म में, आईएनजी नहीं लगा हुआ, आईएनजी रहता तो वर्ब के फॉर्म में, ये नॉन के फॉर्म में। तो ब्लूम ने जो टॉक्सिनोमी दिया उसको हम लोग बोलते के केस, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्डर आता है ना। तो पहले करो, के से क्या हो जाएगा, नॉलेज, है ना। मतलब तुम जब किसी चीज को याद, पहले तुम नॉलेज लो, ब्लूम बोल रहा है ना। कॉग्निटिव मतलब क्या, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब माइंड को यूज करके पढ़ना। तो पहले तुम नॉलेज लो, नॉलेज लेके उसको समझो, कॉम्प्रिहेंसिव करो, फिर अप्लाई करो, फिर एनालिसिस करो, फिर सबको जोड़ो, अलर्ट में एवोल्यूशन कर दो, ठीक है, इसको एवोल्यूट कर दो। तो ये कौन बोला भाई, के केस के बारे में। पहले नॉलेज लो, फिर कॉम्प्रिहेंसिव समझो, फिर अप्लाई करो, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस करो, फिर उसको सिंथेसिस, सबको जोड़ दो। जितना तुम एनालाइज किए हो ना, एनालाइज मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा पार्ट को समझना, लास्ट में सबको एक जगह जोड़ देना, है ना, सिंथेसिस करके, फिर लास्ट में एक इवोल्यूशन कर देना, कंक्लूजन निकाल देना, है ना, इवोल्यूशन हो गया। अब आ जाओ, मैं चीज यहाँ पढ़ाऊंगी। हाँ, तो भाई हम जब पढ़े कि 1956 में जो आया था, वो ब्लूम ने दिया था, है ना, ब्लूम का कॉग्निटिव नॉर्म 1956 में आया था, ठीक है। तो भाई ये जो आया था 1956 में, ये किस वर्जन में था, ये इसको ओल्ड वर्जन बोलते हैं, ओल्ड वर्जन, ये नॉन के फॉर्म में था, ठीक है। इसको के केस बोलते हैं, देख लो, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, और लास्ट में हो गया इवोल्यूशन, ठीक है। ये वाला नहीं पढ़ाऊंगी, ज्यादा ही लोग, ठीक है। फिर इसी को रिवाइज किया गया, देखो रिवीजन किया गया, ब्लूम के टेक्सोनोमी को रिवीजन किया गया, किसने किया ये मत देखो, और ये देखो कब किया गया, 2001 में किया गया। इसको चेंज करके क्या किया गया वो देखो, ठीक है ना। बोले देखो, नॉलेज की जगह में इन्होंने रिमेम्बर कर दिया कि भाई पहले रिमेम्बर करो, पहले वहां पे क्या था, ब्लूम में क्या था, नॉलेज, है ना। इन्होंने बोला कि जो 2001 में आईएनजी सब में लगाया, वर्ब के फॉर्म में, नॉन से वर्ब के फॉर्म में ला गया, है ना। नॉलेज लो, नॉलेज ले रही हो उसमें, यानी सिर्फ नॉन का काम करी, यहाँ पे याद करो, वर्ब का मतलब क्या होता है, कुछ एक्टिविटी करना, याद करो बाबा, रिमेम्बरिंग करो। तो पहले आया आर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बोला था, समझो, है ना, के केस पढ़ा था ना, के केस, सी ए हाँ, है ना, के किस पढ़ा था, मतलब रिमेम्बर करो,
ठीक है, रिमेम्बर करो, और यहाँ बोला नॉलेज लो, यहाँ बोला समझो समझो, और यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्रेंशन करो, यहाँ पर भी समझना बोलेगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे बोला अप्लीकेशन, अप्लीकेशन करो, अप्लीकेशन नॉन का फॉर्म में है ये, इसको अप्लाइंग, अप्लाई करो, करो कर को, वहां पे खाली बोला अप्लीकेशन, है ना। यहाँ पे अप्लाइंग, यहाँ पे बोला तुम्हारा एनालाइज, एनालाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनालाइजिंग हो, लेकिन एक चीज में लास्ट में क्या फर्क हो गया, जैसे यहाँ पे बोलता है साइंथेसिस और इवोल्यूशन, सब सेम है। यहाँ पे बोला नॉलेज, यहाँ रिमेम्बर, यहाँ बोला अंडरस्टैंडिंग, यहाँ बोला कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ भी बोला यहाँ पे अप्लाई बोला, यहाँ पे एप्लीकेशन बोला, यहाँ पे एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज, है ना। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे बोलता है साइंथेसिस और इवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, साइंथेसिस को हटा दिया और उसकी जगह पे रखा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को पहले कर देना इवोल्यूटिंग, ये वाला कोई यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में अपनी तरफ से जोड़ दिया क्रिएट, पहले समझो, पहले याद करो, फिर समझो, फिर अप्लाई करो, फिर एनालाइज करो, फिर इसको इवोल्यूट करो, लास्ट में कुछ नया चीज को क्रिएट करो, ठीक है, सबको लाके एक क्रिएट करो। ये हो गया ब्लूम का टेक्सोनॉमी, रुक जाओ, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में इस बार नहीं, अगला बार, इस बार का तो क्वेश्चन अभी नहीं, क्योंकि कोई मुझे देख रहा है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या बोला, नॉलेज, एक में बोला कॉम्प्रिहेंसिव, तो बोला ही नहीं, एनालिसिस, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस साइंटिफिक इवोल्यूशन, आगे समझ में, है ना, समझ में आगे, याद हो गया, दूसरा और पढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा बैठे। चलो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉग्निटिव हो गया ना, कॉग्निटिव कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इफेक्टिव पढ़ेंगे। इफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या है, फीलिंग से पढ़ो, इमोशन से पढ़ो, एटीट्यूड से पढ़ो, वैल्यू का यूज करो, मोटिवेट होते। सुन लो भाई, इसको दिया तो बहुत कोई लोग, ब्लूम ने भी दिया था, मशिया भी दिया था, लेकिन मेन जो है ना वो क्रॉथवेल ने दिया था। इफेक्टिव डोमेन का जो मेन है ना, मेन जो फिलोसफर है ना, मेन जो ये है, उनका नाम है क्रॉथवेल। क्रॉथवेल का पढ़ते हैं आज, इफेक्टिव डोमेन। भाई कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये बोलते हैं माइंड से पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, माइंड से नहीं, सॉरी, इफेक्टिव दिल से पढ़ो, दिल से, फीलिंग से, मोटिवेट होके पढ़ो। आर वो व्यूज एग्जाम में बस ऐसे आएगा, आर को पहले तुम रिसीव करो, फिर रिस्पॉन्ड करो, फिर उसको वैल्यू दो, फिर ऑर्गेनाइज करो, लास्ट में उसको, उसकी वैल्यू को करेक्टराइज करो कि हाँ ये जो वैल्यू ये था ना, ये इस तरह का इसका वैल्यू है, करेक्टर का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। तो भाई आर मतलब रिसीव, फिर रिस्पॉन्डिंग, देखो पहले आर ई सी आएगा, फिर रिस्पॉन्डिंग आएगा एस वाला, फिर वैल्यू वॉक, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर करेक्टर, है ना। तो इफेक्टिव डोमेन किसने दिया था, क्रॉथवॉल ने दिया था, और क्रॉथवॉल के इफेक्टिव डोमेन को हम लोग कैसे याद करेंगे, आर आर वॉक। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने समझ में आ जाए। और भी लोगों ने दिए थे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला करो। इफेक्टिव डोमेन है ना, इफेक्टिव डोमेन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा, मैं बहुत इजी है, अभी हम कराए ना। नहीं आ रहा तुम लोगों को, आर आर वॉक लिखो पहले, इफेक्टिव डोमेन है ना, बस आर आर वॉक लिखो, हाँ। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ए रिस्पॉन्डिंग सी, उसके बाद तुम्हारा वैल्यू, उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन करेक्टर, हो गया भाई, है ना, कितने चले याद है, ठीक है। ये तो हो गया भाई आर आर वॉक। अब हम लोग पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को किसने दिया, भाई सुनो, मैं तुम लोगों की बात बोल रही हूँ, साइकोमोटर डोमेन को दिया था देव ने 1971, 1970 में, फिर हॉरो ने भी दिया था, अनीता हॉरो इसका नाम है पूरा, फिर सिम्पसन ने भी दिया था, ठीक है ना। लेकिन देव का जो है ना वो प्रोबेबली इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में आया नहीं, लेकिन सबका पढ़ेंगे आज। देव का पढ़ना है बस, पैन एग्जाम में आया हुआ है, देव का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देव का सबसे इंपॉर्टेंट है, अनीता हॉरो का हम लोग पढ़ते हैं कि इंडियन है, और सैमसंग का पढ़ते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। हम लोग
ब्लूम का टैक्सोनॉमी में 2 पढ़े हैं, इफेक्टिव डोमेन में सिर्फ 1 पढ़े, क्रोथवॉल के पढ़े हैं। सैकोमोटर डोमेन में हम लोग देव का पढ़ेंगे पहले, ठीक है। देव का क्या बोला, आई एम पैन, ठीक है, आई एम पैन, पहले पढ़ लेते समझना। मतलब डोमिन मतलब क्या बोला था, डोमिन का मतलब होता है माइंड का यूज करना, है ना, माइंड का यूज करना। तो बोला कि पहले तुम इमिटेशन करो, पहले तुम ऑब्जर्व करो माइंड से किसी चीज को, कॉपी करो, फिर मैनिपुलेट करो, फिर प्रिसेशंस करो, ठीक है ना, लास्ट में उसको आर्टिकुलेट करो और फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन करो। आई एम पैन, तुमको कुछ नहीं याद करना, देव ने जो दिया है, देव ने क्या दिया, सैकोमोटर डोमिन, और क्या दिया, आई एम पैन दिया है ना, आई एम पैन। तो आई एम पैन मतलब आई मतलब इमिटेशन, पी मतलब आई मतलब इमिटेशन, पी मतलब मैनिपुलेशन, एक मिनट, आई एम पैन, एम भूल गई सॉरी, आई मतलब आई मतलब इमिटेशन, ए मतलब मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन, ठीक है ना, पी का मतलब प्रिसेशन, ए का मतलब आर्टिकुलेशन, एन का मतलब नेचुरलाइजेशन, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन सब फिर आती हूँ यहाँ, इसी तरह सॉल्व करने से मतलब पता है क्या, अभी मैं वो भी कराऊंगी, घबराने की जरूरत, लेकिन वो करने से कहाँ गया भाई वो वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो मैं नहीं लाई उसका, देव का भी आया एग्जाम पे, नहीं लाई मुझे लग रहा, देव का नहीं लाई, छोड़ दिया, देव का भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, देव का आया हुआ, लेकिन अभी अभी तक अनीता और या फिर तुम्हारा उन लोगों का नहीं आया है, ठीक है, आ जाओ, लेकिन याद करना है, ठीक है, ये दोनों हार्ड है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हॉरो ने दिया था 1972 में सैकोमोटर डोमिन, इन्होंने क्या बोला कि पहले आपको अगर माइंड से सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्स मूवमेंट करना होगा, फिर फंडामेंटल मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट करना होगा, पहले रिफ्लेक्ट मूवमेंट, फिर फंडामेंटल मूवमेंट, फिर परपेचुअल एबिलिटीज करना होगा, फिर फिजिकल एबिलिटीज करना होगा, और लास्ट में आपको, लास्ट में नहीं पढ़ो, उसके बाद स्किल मूवमेंट सीखना होगा, कुछ करना होगा, और लास्ट में नो डिस्करेसिव कम्युनिकेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं, मतलब क्या बताता है कि आपने सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करना है, सिर्फ जेस्टर फेशियल एक्सप्रेशन से सिर्फ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि किसी चीज को समझने के लिए तुमको रिफ्लेक्ट मूवमेंट यूज करना है, फिर क्या करना है, फंडामेंटल मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट को समझना है, उसके बाद परपेचुअल एबिलिटी को सीखना है, ठीक है, मतलब कॉपी करना है, फिर कॉपी करके फिजिकली तुमको करके देखना है, फिजिकल एबिलिटी, और लास्ट में तुमको खुद वो सीख लेना है, स्किल एडवांस बन जाना सीख के, और कोई कम्युनिकेशन नहीं करना बल्कि उसको फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह से एक्सप्रेस करना है। इसको दिया था अनीता हॉरे ने, और सैमसन ने क्या दिया था, सैमसन ने बोला, सैमसन ने बोला कि पहले बच्चों को परसेप्शन करना चाहिए, पहले किसी चीज को समझो, ठीक है, फिर सेट करो, फिर गाइड लो, जैसे यूजीसी का तुम लोग प्रिपरेशन करती हो, तो पहले तुम लोग परसेप्शन कर समझती हो, समझ के सेट बनाती हो, सेटिंग करती हो, क्या पहले समझोगी यूजीसी एग्जाम है क्या, क्या करेगी, किस तरह का चीज है ना, फिर तुम सेट करोगी कैसे कैसे पढ़ाई करना होगा, चलो किसी से गाइड क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लास में तो तुमको क्लास में मटेरियल मिला, यानी मैकेनिज्म मिला, अब वो तुम पढ़ोगी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, पढ़ोगी, पढ़ के उसके बाद तुम क्या करोगी, अडॉप्ट कर लेगी, अडॉप्ट करने के बाद उसको क्या करोगी, ऑरिजिनेटेशन मतलब एग्जाम देने जाओ, तुम उसको क्रिएट करोगी, मतलब एग्जाम में वही नॉलेज को अप्लाई करोगी, ठीक है, ऐसे करके। तो पहले उन्होंने बोला कि परसेप्शन, फिर सेट, फिर गाइड, रिस्पॉन्ड, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, ओवर रिस्पॉन्ड, एडप्शन, ऑरिजिनेशन। भाई ये वाला अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं, नहीं फिर भी पढ़ना है, और क्वेश्चन ये वाला, इसमें तुम लोग को टाइम नहीं लेना चाहिए, ऑप्शन 3, ऑप्शन थ्री इसमें तो लक्ष्मी तुमको भी नहीं लेनी चाहिए, इतना हल्का क्वेश्चन है, हाँ थे ऑप्शन 3, क्या बोल रहा तुमको, कॉग्निटिव करेक्ट कॉग्निटिव, तुम लोग बोली ऑप्शन थ्री, हाँ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लीकेशन, एनालिसिस, बहुत है ना, एकदम बच्चा वाला है, ये हो गया। देखो क्या बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझना, विच ऑफ द फ्लोइंग एजुकेशन एक्टिविटीज कंसिडर टू बी हायर लेवल, इफेक्टिव डोमेन का हायर,
इफेक्टिव डोमेन का हायर। हम लोग इफेक्टिव डोमेन किसका पढ़े हैं, जल्दी से बताओ। देव का। देव में हम लोग क्या पढ़े हैं, देव नहीं था, सॉरी, कॉर्थोवॉल का, सॉरी कॉर्थोवॉल का, देखो तुम लोग भी देव का तो हम लोग पढ़े हैं सैकोनो का डोमेन, क्रॉथवॉल का पढ़े हम लोग, क्रॉथवॉल का, क्रॉथवॉल का पढ़े हम लोग, है ना। क्रॉथवॉल में हम लोग क्या पढ़े थे, आर आर वो, आर 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 वॉक। कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, देखो ये क्वेश्चन समझना तुम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा, हम लोग क्रॉथ वॉल का पढ़े इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन में क्या पढ़े थे, आर आर वॉक, ठीक है। एक मिनट, कौन है, अच्छा रुको, रुक जाओ एक मिनट, बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे क्या था, रिसीविंग ऑन वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये लोअर पार्ट है, ठीक है, और ये हायर पार्ट, यहाँ पे हायर और हायर लेवल, हायर में क्या आ जाए, दो मांग रहा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ठीक है। बाकी ये वाला कल करा, ठीक है, कल करा, आज क्लास ठीक है।